नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने एक कमेंट देखा कुछ दिन पहले। उसमें एक बहन जी ने शायद मजाक में ये बात कही होगी, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सीरियसली लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर इस दुनिया में सभी लोग एनलाइटेंड हो जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। असल में कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में ये कहा है कि मैं इस दुनिया में 100 मिलियन ज़िनोगीज़ चाहता हूँ। हर घर में एक ज़िनोगी होना चाहिए, एक मेडिटेटर, एक ध्यानी होना चाहिए। तो शायद उसी के रिप्लाई में उन्होंने एक कमेंट डाला था कि अगर पूरी दुनिया एनलाइटेंड हो गई तो दुनिया कैसे चलेगी। तो मैं एक थोड़ा सा काल्पनिक बात करना चाहता हूँ। अगर पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी बहुत गहरे से फैल गई और लोग जेन्युइनली अपने अंदर में गहरे से जा पाए तो कैसी दुनिया होगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो मैंने कुछ चेंजेस नोट डाउन किए हैं जो पॉसिबल हो पाएगा अगर हम सब मिल करके उस परम सत्य को इस धरती पे ला सके। हर किसी के ब्रेन में सेक्शन 4 डेवलप हो पाया तो जोनों का एडवांस में हम लोग बात करते हैं 4 सेक्शंस की। सेक्शन 1 हमारा कॉन्शियस माइंड है। सेक्शन 2 वो माइंड है जिसमें इंट्यूशन होता है, कभी कभी मेडिटेशन हो पाता है, वो माइंड कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। सेक्शन 3 वो सेक्शन है जिसमें कि मिस्टिकल पावर्स आती है एक योगी के पास। और सेक्शन 4 कंप्लीट एनलाइटनमेंट का सेक्शन है, जैसे कृष्ण थे या जीसस थे। तो क्या होगा अगर हर एक इंसान सेक्शन 2, 3 या 4 में पहुंच गया तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो है ट्रांसेंडेंस ऑफ मटेरियलिज्म। मतलब फ़िलहाल जो हम जीते हैं एक पोसेशन की लाइफ जीते हैं। एक अमेज़ॉन, मिंत्रा या किसी फ्लिपकार्ट पे अगर कोई सेल आता है तो हम ढेर सारे सामान खरीद लेते हैं, उसकी ज़रूरत हो ना भी तब भी। हर साल लाखों टन भोजन समुद्र में फेंका जाता है केवल इसलिए क्योंकि उस भोजन का उसका रेट गिर न जाए, और वहीं पर कई देशों में लोग खाने के लिए तरसते हैं। तो अगर इस पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी बहुत गहरे से फैल गई तो ये वेस्टेज नहीं होगा। लोग होर्डर्स नहीं होंगे, इकट्ठा करने वाले नहीं होंगे। हम आज जिस प्रवृत्ति में जीते हैं, पोसेशन की प्रवृत्ति में, वो इंसानों की नहीं है, वो है होर्डर्स की, जो डरता है, इकट्ठा करता है। एक स्पिरिचुअल आदमी को बहुत चिंता नहीं होती। साईं बाबा के पास ढेर सारा पैसा आया करता था उनके आखिरी दिनों में, और वो सारा पैसा वो बांट दिया करते थे। लास्ट स्टेज जब वो गए थे इस दुनिया से, उनके पास केवल इतना पैसा था कि उनका अंतिम संस्कार हो सके, जबकि उस समय तक वो बहुत बहुत ही फेमस हो चुके थे। तो वो मटेरियलिज्म से ऊपर उठ चुके थे। तो अगर ऐसा हो पाए कि पूरी दुनिया में हर कोई एनलाइटेंड हो जाए तो हर कोई मटेरियलिज्म से ऊपर उठ जाएगा, भौतिकवाद से ऊपर उठ जाएगा। दूसरी क्वालिटी है जो इस दुनिया में फैलेगी, एम्ब्रेस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन। आज जिस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं ना, वो बंटवारा है, डिवीज़न है। हम सब खोजते हैं दूसरों के और हमारे बीच में डिफरेंसेस। आजकल शादियां होती हैं सेम रिलीजन में, सेम कास्ट में, और अगर कोई कपल, कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी कर लेता है तो उसके घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, समाज टॉर्चर करता है। ये इसलिए है क्योंकि अभी हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस नहीं किया जाता। लेकिन एक बार कोई आदमी एनलाइटेंड हो जाए, जैसे गौतम बुद्ध हुए थे, तो उन्होंने सारी बाउंड्रीज़ ख़त्म कर दी थी। उन्होंने दीक्षा दी थी केवल ब्राह्मणों को नहीं, हर एक रिलीजन के इंसान को। एक बार तो ऐसा हुआ था, एक कोई आदमी था जो अपने आप को अछूत मानता था, तो उसके पीछे भाग करके गए गौतम बुद्ध और उसको दीक्षा दी। वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसने कभी तक किसी ऊंची जाति को टच नहीं किया था, और यहाँ पर गौतम बुद्ध उसको टच कर रहे थे। तो अगर एक के बजाय 100 करोड़ गौतम बुद्ध दुनिया में होंगे तो आपको क्या लगता है इस दुनिया में
बंटवारा, छूत-छात, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगली चीज़ जो होगी इस दुनिया में वो है एनहांस्ड मेंटल हेल्थ। मैं देखता हूँ हर एक इंसान कभी ना कभी उसकी लाइफ में डिप्रेशन में जा चुका है, और एक ही समय पर, इसी समय पर करोड़ों लोग डिप्रेशन में हैं। बच्चों को छोड़ दीजिए, बिकॉज यंग बच्चे अपने आप को खेल कूद में, मौज मस्ती में भुलाए रखते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी को जिम्मेदारियों के साथ जी रहा है, जिसकी लाइफ में एक रट है, एक मोनोटोनस लाइफ चल रही है, वो बेचारा डिप्रेशन में है। और इसलिए भी क्योंकि अभी एज अ स्पीसीज़ हमने इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं खोजा है। आज हम साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास केवल नींद की दवाइयाँ हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको खा करके आप कुछ टाइम के लिए खुश हो जाएंगे, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। आज भी इस चीज़ का सलूशन, मेंटल हेल्थ का सलूशन हमारे मॉडर्न मेडिसिन के पास नहीं है, और ना ही तो किसी और थेरेपी के पास है। क्यों? क्योंकि हम अभी मेंटल हेल्थ को काउंट ही नहीं करते। किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत सीरियसली कोई रिसर्च नहीं होता, कोई खोज नहीं होती। लेकिन अगर एनलाइटेंड लोग हो गए तो वो तो पूरी तरह से मेंटल फ्रीडम की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पूरी सोसाइटी का मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ऊंचा हो जाएगा। हम सब बहुत ही सुकून में और आनंद में रहेंगे। तीसरा चेंज जो आएगा वो है रिन्यूअल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। रिन्यूअल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, या मुझसे पहले जब मेरे पिताजी पढ़ा करते थे, या अब जब मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, आज भी वही कहानी चल रही है। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 4-5 बच्चे हैं जो टॉपर हैं, 20-25 बच्चे हैं जो एवरेज हैं, और 10-15 बच्चे ऐसे हैं पीछे जो पिछड़े हुए हैं। और ये ऐसे ही है पिछले कई सालों से। इसलिए भी क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। आज चाहे खान एकेडमी आ गया हो, या ढेर सारी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग आ गई हो, हम बच्चों को आज भी समझ के नहीं पढ़ाते। बच्चे समझने की कोशिश करते हैं किताबों को, लेकिन समझ नहीं पाते, और वो इसलिए क्योंकि हम बच्चों को नहीं समझते। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आएगा जहाँ पर हर एक बच्चा समझा जाएगा, उसके ऊपर पढ़ाई थोपी नहीं जाएगी, वो उसको एंजॉय करेगा। आज तो ये हालत है कि टीचर्स लेबर की तरह काम करते हैं। अभी मेरा बेटा स्कूल से आया था तो बोलता है, अगर हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली कोई सवाल पूछते हैं, तो टीचर हमको मना कर देते हैं। बोलते हैं मुझे अभी पोर्शन कंप्लीट करना है। अभी भी हम बाबा आदम के ज़माने पे के स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि एक एनलाइटेंड आदमी डरता नहीं है। जब वो स्कूल्स कॉलेजेस में इन्वॉल्व होगा तो हर एक इंडिविजुअल बच्चे के साथ काम कर पाएगा। ये ऐसी संस्था नहीं होगी जैसे आज है। उसमें बच्चों को अवेयरनेस सिखाया जाएगा, मेडिटेशन के गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे, और हर एक बच्चा मेडिटेटर होगा, ध्यानी होगा। और बच्चे को जो नॉलेज दी जाएगी वो वैल्यू बेस्ड होगी। उसकी पर्सनालिटी पूरी वेल राउंडेड पर्सनालिटी होगी। आज की तरह नहीं जहाँ पर बच्चा कुछ चीज़ें तो सीख लेता है, उसके बाद डरता है, परेशान होता है, सोसाइटी के लिए तैयार नहीं होता। अगला चेंज जो आएगा, अगला बदलाव जो दुनिया में आएगा, अगर हर कोई एनलाइटेंड हो जाता है, द होलिस्टिक हेल्थ केयर इंटीग्रेशन। आज की डेट में ढेर सारे अलग अलग पैथीज़ हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, और भी ढेर सारी पैथीज़ हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेशन है अंग्रेज़ी मेडिसिन का। अपने आप में इंग्लिश मेडिसिन बहुत पावरफुल है अक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अभी भी उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और जैसा कि हम लोग अपने जुग जुग जियो सीरीज़ में पढ़ रहे थे कि अभी भी हमारे पास 4 ऐसी बीमारियां हैं जो मेजर हेल्थ किलर हैं, जो मेजर किलर्स हैं। हार्ट अटैक, कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटिस 2। इसका इलाज अभी भी हमारे पास नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन के पास नहीं है, लेकिन किसी न किसी थेरेपी के पास शायद हो। तो जब एक एनलाइटेंड सोसाइटी होगी, हर कोई एनलाइटेंड होगा, तो उसमें एक
कोई एक सिंगल थेरेपी नहीं होगी, वो एक ऐसी कंबाइंड थेरेपी होगी जिसमें हर एक अलग अलग विचारधारा से जो उसमें से बेस्ट होगा वो आ पाएगा। और हमारे पास एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ पर लोग जाने से डरेंगे नहीं, जो खुशी खुशी जाएंगे। वो एक्सरसाइज भी कराएगा, ध्यान भी कराएगा, वो भोजन से लोगों को ठीक कराएगा। वहाँ पर हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो किस टाइप का हॉस्पिटल होगा। आज के जैसा नहीं होगा, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा, एनलाइटनिंग होगा। नेक्स्ट चेंज जो आने वाला है वो है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविज़म। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविज़म। 25 मार्च 1911 में एक ट्रायंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई यूएस में, न्यूयॉर्क सिटी में। और वो उस ज़माने का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी था। इसमें कई लोग मरे, आग लग गई थी एक बिल्डिंग में और उसमें एक के बाद एक करके कई मज़दूर मरे। फायर ब्रिगेड आई थी लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाई, मज़दूरों तक, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ियाँ थी वो छोटी थी और ये बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। एक एक करके लोग कूद रहे थे ऊपर से और ज़मीन पे मर रहे थे। ऊपर आग थी, उससे बचने के लिए और कोई चारा नहीं था। और उसके बाद, इस घटना के बाद, एक लेडी थी जिसका नाम था फ्रांसिस परकिंस, जिन्होंने सारा खौफनाक दृश्य अपने आंखों से देखा। उन्होंने अखबार को बताया क्या हुआ था और वो इस चीज़ को एक मुहैया की तरह, एक मिशन की तरह ले लिया कि मैं लेबर लॉ को इम्प्रूव करूँगी, गरीब मज़दूरों के लिए मैं सोचूंगी, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और उसके बाद वो अपॉइंट हुई प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा सेक्रेटरी ऑफ लेबर, और वो पहली वुमेन मेंबर थी प्रेसिडेंशियल कैबिनेट में। तो इस तरह से ढेर सारे अलग अलग सिविल एक्टिविस्ट्स आएंगे जो सोसाइटी में गलत को रोकेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, जो भी नहीं होता, क्योंकि अभी हमारी आम जनता डरती है और जो लोग भी कुछ दुनिया में करने की कोशिश करते हैं उनको दबा दिया जाता है पॉलिटिक्स के ज़रिए या पावर के ज़रिए। लेकिन एक एनलाइटेड सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे सिविलाइज्ड रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे और ढेर सारी मूवमेंट्स होंगी चीज़ों को बदलने के लिए। 7th चेंज जो आएगा वो है टेक एथिक्स एंड माइंडफुल इनोवेशन। आज जो सबसे बड़े इनोवेशन पिछले 20 साल में हुए हैं, क्या हुआ है? मोबाइल फ़ोन, कैमरे और ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स। और अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं जो बेसिकली आपको एडिक्ट करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़ॉन, ये सारी की सारी एडिक्टिव ऐप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको नशे में डाल देती हैं। एक ऐसी सोसाइटी आएगी, एक ऐसा टेक आएगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो देखेगा कि हर बच्चा मेरे बच्चे की तरह है, और वो चाहेगा कि सोसाइटी ऐसी ना हो जहाँ पर बच्चे खाली स्क्रीन के सामने बैठ करके अपनी गर्दन तोड़ रहे हैं। चीज़ें अलग होंगी, टेक में एथिक्स होगा। आज भी लोग बात करते हैं एथिक्स की, लेकिन वो खाली बातें होती हैं ऊपर ऊपर से। गहरे में तो सब चाहते हैं कि मैं लूट लूँ, मार्केट शेयर मेरा होना चाहिए सबसे ज़्यादा। लेकिन तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक इवॉल्व्ड आदमी जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में पहुंच चुका है, उसको इस धरती से, इस दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं। उसके अंदर कोई ज़ीरो लालच होता है। और ऐसा आदमी अगर टेक में इन्वॉल्व होगा तो तब सचमुच में टेक एथिक्स आएगा, और जो भी इनोवेशंस होंगे वो अवेयरनेस के साथ होंगे, बहुत ही गहरे होंगे और समाज को इम्प्रूव करने वाले होंगे, उसको बांधने वाले नहीं होंगे। 3 और मैं लिस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहला, ग्लोबल कोऑपरेशन। आज हम सब इंडियन हैं, जापानीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, अमेरिकन हैं, लेकिन जब एक एनलाइटेंड सोसाइटी होगी, हर एक आदमी एनलाइटेंड होगा उसके घर में, तो हमारे पास जो होगा वो ग्लोबल कोऑपरेशन होगा। एक ग्लोबल सिटीज़न हो जाएंगे हम सब। और फिर हम एक देश से लड़ाई करने के बजाय हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, जैसे गरीबी या क्लाइमेट चेंज या हेल्थ केयर या कोई बीमारी। उसको हम फाइट करेंगे मिल करके, एज अ सिंगल स्पीसीज ऑफ दिस प्लैनेट, नॉट एज सम नेशनलिस्ट्स
किसी देश के सिटीज़न होने के बजाय हम ग्लोबल सिटीज़न होंगे। नेक्स्ट चीज़ जो होगी दोस्तों वो है विजडम बेस्ड गवर्नेंस। आज गवर्नेंस होती है पावर बेस्ड, जिसके पास पावर है वही डिसाइड करता है कौन से रूल्स बनेंगे, कौन से लॉज बनेंगे, उसमें विजडम नहीं है। लेकिन एक एनलाइटेंड सोसाइटी में पावर पता ही नहीं चलेगा। गवर्नेंस ऐसे चलेगी जैसे ब्रह्मांड में है। नेचर में देखिए, हवा है लेकिन पता नहीं चलती। ये पांचों एलिमेंट्स धरती के हम यूज़ करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता, और बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल है। अगर धरती चाहती है, ब्रह्मांड चाहता है कि हम इस शरीर को छोड़ें, तो आराम से वो सक कर ले जाती है हमारी एनर्जी को। तो रियल गवर्नेंस वो होती है जिसके बारे में हमको आभास भी ना हो, और वही होता है विजडम बेस्ड गवर्नेंस। और उस कंडीशन में जो भी लीडर्स होंगे वो एथिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, सच्चाई को, सही को आगे बढ़ाएंगे, और अपने छोटे मोटे मुनाफे के लिए किसी का बुरा नहीं करेंगे। वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम देखेंगे ढेर सारा स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था संदीप महेश्वरी जी का, जिसमें उन्होंने एक स्कैम के बारे में बात किया है, जिसमें बच्चों के साथ में ढेर सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि इंटरनेट पर ही एक भाई साहब अपने कोर्सेज चलाते थे, अभी भी चलाते हैं। वो मैंने भी उसको कांटेक्ट किया था, उस ऐप को डाउनलोड किया था, और जब मैंने उनके कोर्स के बारे में सुना तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ है नहीं, फालतू की चीज़ें हैं, खाली मार्केटिंग है, और एक तरह से ये एक सामान खरीदो फिर दूसरे को बेचो, ये सिस्टम है। जब मैं इन वीडियोस को बनाता हूँ, आपके लिए कोर्सेज बनाता हूँ, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ क्या ये मैं खुद कंज्यूम करूँगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या मैं खुद, मेरे लिए वैल्यूबल हैं। ये होता है स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पर आप एक चीज़ की गहराई में जाते हो, प्रॉब्लम को कोर से समझते हो, और वहाँ पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप जब आएगा दुनिया में, तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों ये कभी मत सोचिएगा कि जब पूरी दुनिया एनलाइटेंड हो जाएगी तो क्या करेगी, बैठ करके खाली ध्यान करेगी। नहीं, डॉक्टर्स होंगे, साइंटिस्ट्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, और तब पॉलिटिक्स को अलग तरीके से लोग देखेंगे। एक ज़माना था इसको राम राज्य कहा करते थे। ऐसा कोई सिस्टम आ जाएगा जहाँ पर कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों हम सबको मिलकर काम करना होगा। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है 1000 जनोगी मूवमेंट, जिसमें सबसे पहले मैं 1000 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, और उसमें से भी 100 के साथ मैं सबसे पहले काम करूंगा, और वो 100 मेरे साथ मिलकर के 1000 को ट्रेन करेंगे, और फिर उनसे हम 100 मिलियन जनोगीज बनाएंगे। आप कुछ भी सोचें कि दुनिया का क्या होगा, मुझे क्लियर है कि एक बार दुनिया में जनोगा पूरी तरह से फैल गई, हर किसी के घर में चली गई, हर किसी के ब्रेन में चली गई, तब ये दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी अभी है। ये सफरिंग, ये मुफलिसी, ये गरीबी, ये परेशानी बहुत कम हो जाएगी। मैं देखता हूँ अपने घर में बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं दूसरों के घर में जाता हूँ, कभी कभी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये इतनी आसानी से सॉल्व हो सकती है। बस ब्रेन की छोटी सी वायरिंग ठीक करनी है, और वो भी थॉट्स के ज़रिए। ज़ेन योगा एक मेंटल योगा है, एक एडवांस्ड साइंस ऑफ माइंड, जहाँ पर आप खुद को इवॉल्व करते हैं, अपने इस मिजरेबल लाइफ से उठ करके, इस ओवर थिंकिंग से उठ करके एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं जहाँ पर आप पीसफुल होते हैं, मेडिटेटिव होते हैं, और बहुत ही फुल ऑफ पॉजिटिविटी होते हैं। और आपकी वजह से केवल आपकी लाइफ में नहीं, आपके आसपास लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी होती है। तो अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करिए। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं जनोगा पर्सनल कोर्स के लिए, ठीक है।